हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। क्या आपको मालूम है कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर 30 लाख का खर्चा कर देती है ऑन एन एवरेज। और ये जो मैं फिगर्स दे रही हूँ ये ऑन एन एवरेज कह रही हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी इससे ज़्यादा का भी खर्चा हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली 30 लाख का खर्चा अपने बच्चे की एजुकेशन पे कर देती है। और हाल ही में अभी एक न्यूज़ आई एनबीटी में, जिसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि पिछले 3 साल में स्कूल्स ने 80% तक फीस बढ़ा दी है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली है जिनको परेशानी उठानी पड़ रही है। और कुछ मिडिल क्लास फैमिली को तो लोन भी लेना पड़ रहा है ताकि वो अपने बच्चे को स्कूल एजुकेशन दे सकें। अच्छा, ये बात तो सिर्फ फीस की है। फीस के अलावा बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो स्कूल डिमांड करती है पेरेंट्स से, जैसे कि एनुअल फंक्शन आ रहा है उसके लिए पैसा चाहिए, या कोई भी कंपटीशन आ रहा है या कोई भी फंक्शन आ रहा है जिसमें कि आपके बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है, तो उसकी ड्रेस के लिए या पार्टिसिपेशन के लिए पैसा चाहिए। तो मतलब फीस के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने के लिए भी स्कूल इज़ डिमांडिंग मनी फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द पेरेंट हैव टू बियर दिस कॉस्ट, क्योंकि हर एक पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को नॉलेज भी मिले और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे ताकि उसके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा एक स्कूल के अंदर जाके नॉलेज भी ग्रैब करे और एक अच्छा इंसान भी बने। पर क्या ऐसा होता है? आप खुद ही बताइए कि एक बच्चा या युवा जो अच्छी फैमिली से आ रहा है, जो अच्छी स्कूल या यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जो अच्छी डिग्री होल्ड करके बैठा है, उसकी भाषा में और सड़क पे खड़ा एक मवाली की भाषा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही गाली गलौज करके बात करते हैं और साथ में प्राउड भी करते हैं इस बात को लेके। दोनों के बिहेवियर में भी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, दोनों ही इसी तरह से बात करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या कोई और। दोनों को ही नहीं पता कि किस सिचुएशन में किससे कैसे बात करनी चाहिए। तो क्या फ़ायदा इस एजुकेशन सिस्टम का अगर एजुकेशन सिस्टम सिर्फ आपको ग्रेजुएट कर रही है, एजुकेट नहीं कर रही है। इसके विपरीत हमारा एक गुरुकुल सिस्टम था जो बिल्कुल फ्री था, जहाँ पर बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि नॉलेज दी जाती थी। उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई पेरेंट्स से डिमांड नहीं थी, जहाँ पर राजा का बेटा भी वहीं पढ़ता था जहाँ पर किसान का बेटा पढ़ रहा है, जहाँ पर मोरल एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सिखाई जाती थी। तो उस गुरुकुल सिस्टम को छोड़ के हमने ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्यों अडॉप्ट कर लिया? किस वजह से ये जो गुरुकुल सिस्टम था इसका पतन हुआ? और आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आज के टाइम में इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चल रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन द गुरुकुल सिस्टम। तो वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम है, कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और वो चलाने वाला एक छोटी मोटी हस्ती नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट, एक इनोवेटर है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरुकुल होता क्या है। गुरु प्लस कुल यानी कि गुरु यानी टीचर और कुल यानी कि परिवार, मतलब कि गुरु का परिवार यानी कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर गुरु के संरक्षण में रह के यानी कि गुरु की निगरानी में रह के स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता था। एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर माता पिता और भगवान से भी बढ़कर हम गुरु को स्थान देते थे। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि हम माता पिता और भगवान से भी बढ़ के हम गुरु को स्थान देते थे। पहले गुरु को नमन करते थे, उसके बाद भगवान और माता पिता को हम नमन करते थे। गुरु और शिष्य का क्या एक रिलेशनशिप था वो तो हमारे वेदों ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। जैसे कि महाभारत में भी ये लिखा हुआ है कि शिष्य को सदैव गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, और मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है
कि शिष्य को आचार्य के घर यानी कि गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनके बताए नियमों का पालन करना चाहिए। इसका रेफरेंस तो महाभारत में भी मिलता है, जहां पर अर्जुन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि गुरुकुल, जहाँ पर आपको पहले ही ये सिखा दिया जाता है कि आपके गुरु का स्थान कितना ऊंचा है एंड आपको किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है। आज के टाइम पे आप खुद ही देख रहे हो कि स्टूडेंट किस तरह से बात करते हैं टीचर से, उनको मार पीट भी देते हैं कई स्टेट्स में। तो क्या ये रिलेशनशिप रह गया? कोई रिस्पेक्ट नहीं है गुरु के प्रति। खैर, वापस चलते हैं हम गुरुकुल में। गुरुकुल में सिर्फ यही चीज़ नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हायर एजुकेशन बहुत अर्ली एज में दे दी जाती थी, जैसे कि स्पेस एजुकेशन या फिर लूनर स्टडी, सोलर स्टडी, मेटलॉर्जी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट, डिफेंस, इन सब का ज्ञान। और ये तो मैं थोड़े ही सब्जेक्ट बोल रही हूँ। 18 हायर सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जो कि बच्चों को छोटी उम्र में ही पढ़ा दिए जाते थे, वो भी बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, बल्कि जो मॉडर्न स्कूल्स है जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे उनको सिर्फ डांस और म्यूज़िक सिखाया जाता है या स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, हमारे गुरुकुल में मेडिटेशन, कुकिंग या प्लांटेशन, मतलब एक ऐसे स्किल्स आपको सिखाई जाती थी कि आप आत्मनिर्भर बन सको। यानी कि आपको अगर अकेला छोड़ दिया जाए कुछ टाइम तक तो आप अपना पालन पोषण कर सको। इसके अलावा जैसे आजकल के सब्जेक्ट्स होते हैं मोरल एजुकेशन, बिजनेस एथिक्स, इस टाइप से, पर उस टाइम पे ये बुक्स या इसकी जो नॉलेज थी वो सिर्फ बुक्स से ही लिमिट नहीं थी, बल्कि ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी। उनका जो बिहेवियर है वो मोल्ड किया जाता था। उसका एक एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता था, उनके माइंड में पहले से ही बता दिया जाता था। ऐसे ही हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है कि माता पिता आचार्य और अतिथि इन सभी को देवता के समान मानना चाहिए, यह गुरुकुल शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत था। तो ये सब रेफरेंसेस हमें मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि गुरुकुल में क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी, यानी कि बच्चों को सिर्फ ग्रेजुएट नहीं बल्कि एजुकेट किया जाता था। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर गुरुकुल सिस्टम इतना अच्छा था तो आज के टाइम पे गुरुकुल सिस्टम क्यों नहीं है, क्यों उसकी जगह मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने ले ली है। खैर, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस तरह से इंडिया में आई ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि गुरुकुल सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ। उसके मैं आपको 3 मेन रीज़न बताने जा रही हूँ। पहला रीज़न तो है कि जब हमारे भारत में मुस्लिम आक्रांता आए तो उस टाइम पे हमारे विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का पतन होना शुरू हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया। वहाँ पर रखी गई बहुत सारी ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिनको जलाया गया, और सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स को ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो टीचर्स थे, जो ब्राह्मण थे, उनको भी मारा गया, उनकी हत्या की गई। वहाँ से ही ये पतन शुरू हुआ और इसमें तेजी आई मुगल काल में। मुगल काल में बाबर से लेके औरंगजेब तक जितने भी शासक आए, सबने किसी न किसी तरीके से गुरुकुल को नष्ट किया। बाबरनामा जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें भी बाबर ने बहुत ही ज़्यादा प्राउडली ये लिखा है कि किस तरीके से उसने गुरु और गुरुकुलों को क्षति पहुंचाई। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि बहुत बड़ा शासक था, कितना टॉलरेंट शासक था, तो उसने भी अपने काल में मदरसों को बहुत बढ़ावा दिया और इसके विपरीत जो गुरुकुल थे उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। और औरंगज़ेब ने तो हद ही कर दी। बनारस, मथुरा के अंदर जो मंदिर थे और गुरुकुल थे उसको ना सिर्फ नष्ट किया, बल्कि जो नालंदा जो ऑलरेडी जल चुकी थी उसके अवशेष, जो बचे कुछ अवशेष थे, उनको भी नष्ट किया। तो हमें इससे पता चलता है कि मुस्लिम आक्रांता जो भारत में आए थे उनके अंदर हमारे गुरुकुलों के लिए कितना द्वेष था। 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते जो बचे कुचे गुरुकुल थे, या फिर कह सकते हैं जो सिख और मराठा शासकों ने कुछ गुरुकुल बचा के रखे थे या रीएस्टैब्लिश किए थे,
उन गुरुकुलों को भी हमारे ब्रिटिशर्स ने आके नष्ट कर दिया। और सिर्फ गुरुकुल को नष्ट नहीं किया, बल्कि ब्रिटिशर्स ने तो और भी क्षति पहुंचाई। दे एम्ड एट द साइकोलॉजिकल स्लेवरी, यानी कि उन्होंने भारतीयों की चेतना को ही बदल के रख दिया। तो यहीं से हमारा दूसरा कारण शुरू होता है गुरुकुल के पतन का। जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश के रूल में एक मैकॉले नाम के ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर, जिन्होंने हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सर्वे कराया। यहाँ पर 2 ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया, G.W. ल्यूथर और थॉमस मुनरो। लूथर ने जब नॉर्थ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सर्वे किया तो ये पता लगा कि यहाँ पर 97% लिटरेसी रेट है, और थॉमस ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि यहाँ पर तो 100% लिटरेसी रेट है। तब मैकॉले ने कहा कि क्यों ना हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दें। मैकॉले ने कहा कि अगर भारतीयों को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो सबसे पहले भारतीयों को अपने एजुकेशन सिस्टम से दूर हटाना होगा और अपना ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम लाना होगा। ऐसा करने पे भारतीय शारीरिक रूप से भारतीय होंगे पर मानसिक रूप से वो ब्रिटिश होंगे। जो स्टूडेंट्स ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे वो आगे चल के ब्रिटिशर्स को ही हेल्प करेंगे, उनके हित में ही काम करेंगे। तो दे इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द इंडियंस, और इसी वजह से वो इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 लेकर आए, जहां पर उन्होंने संस्कृत को डिमोट किया और अंग्रेजी को प्रमोट किया। उन्होंने खुद लिखा है कि जिस तरह एक खेत में नई फसल लगाने से पहले उसे पूरी तरह जोता जाता है, उसी तरह भारत की पारंपरिक शिक्षा को समाप्त कर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने गुरुकुलों को इल्लीगल घोषित किया, संस्कृत के ऊपर बैन लगाया और बहुत सारे शिक्षकों को जलवा दिया, मार दिया या फिर जेलों में डाल दिया। तो गुरुकुलों को किस तरह से नष्ट किया गया और साथ में किस तरह से अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर थोपी, ये सारा का सारा काम किया गया है ब्रिटिशर्स ने। संस्कृत को सिर्फ बैन नहीं किया गया बल्कि इसके विपरीत इंग्लिश को कानूनी दर्जा दिया गया। सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया कोलकाता में, जिसको फ्री स्कूल के नाम से प्रमोट किया गया, और उसके बाद इसी कानून के हिसाब से कोलकाता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। मैकॉले ने भी अपने एक लेटर में लिखा कि ये कॉन्वेंट स्कूल ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन उनका दिमाग अंग्रेजी होगा। वे अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, वे अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ होंगे, उन्हें अपनी परंपराओं की कोई समझ नहीं होगी, वे अपनी भाषा, अपनी कहावतें तक भूल जाएंगे। जब इस तरह के बच्चे भारत में होंगे तो चाहे अंग्रेज भारत छोड़ भी दे, अंग्रेजी विचारधारा कभी नहीं जाएगी। और इसके साथ साथ मैकॉले ने यह भी कहा कि जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है वह समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और यही बात मैकॉले की सच भी हो रही है। आज के टाइम पे हमारे युवा हिंदी बोलने में कतराते हैं। उनको बड़ा गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारी हिंदी तो बहुत कमज़ोर है, हमने तो 10th तक ही हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद तो हम हिंदी लिखते ही नहीं हैं। इवन वो अपनी वर्णमाला तक भूल चुके क्या? आप खुद ही बताइए कि आपको जिस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स याद है, क्या आपको उसी तरीके से हिंदी की वर्णमाला याद है? ये तो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब हिंदी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, बाहर विदेश में जाके भी हमारी हिंदी को नहीं छोड़ा। तो हम युवा के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि यस, हिंदी की भी अपनी एक जगह है और हिंदी बोलते हुए हमें गर्व महसूस होना चाहिए। पर इससे पहले हमारे नेता भी तो बाहर जाके अंग्रेजी शब्दों का ही यूज़ करते थे। कोई भी आप इंटरव्यू ले लीजिए, इंटरव्यूअर खुद ये एक्सपेक्ट करता है कि इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही हो। अगर आपने गलती से हिंदी में इंटरव्यू दे दिया तो इसमें आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये सोचते हुए कि यू आर नॉट एडुकेटेड, आप इंग्लिश तक नहीं बोल सकते तो आपको क्या नॉलेज होगी। ये तो थी भाषा की बात। अब आते हैं कल्चर की बात पे। काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जिनको शर्म आती है अपने इंडियन कल्चर के ऊपर, जो पहले ही नकार देते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर ऐसा था ही नहीं, कोई रामायण महाभारत हुई ही नहीं, ये तो सारी काल्पनिक चीज़ें हैं। हमारी हिंदी संस्कृति के बारे में उनको कुछ नहीं पता।
दे आर मोर मोटिवेटेड टूवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। वो वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हुए। तो मैकॉले की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो अभी तक ब्रिटिश एजुकेशन के साथ साथ हमारी चेतना के अंदर मिल चुकी है। अब मैं आपको दे रही हूँ थर्ड रीज़न कि क्यों हमारे गुरुकुल का पतन हुआ। ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हमारा संविधान बना तब क्यों नहीं गुरुकुलों को रीएस्टैब्लिश किया गया? गुरुकुल के लिए क्यों नहीं कोई भी आर्टिकल्स बनाए गए और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को ही क्यों कंटिन्यू किया गया? ठीक है, अगर गुरुकुल को नहीं रीएस्टैब्लिश किया गया तो कोई बात नहीं, आप अपने स्कूल्स के अंदर अपने इंडियन कल्चर के बारे में या अपने रिलीजन के बारे में पढ़ाते। लेकिन उसके विपरीत बनाए गए 2 ऐसे आर्टिकल्स जो कि ये बताते हैं कि हम अपने रिलीजन को स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाएंगे। वो है आर्टिकल नंबर 28 एंड 30 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके साथ साथ ही एक आर्टिकल एक जोड़ा गया जिसमें कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हाथ बांध दिए गए। तो इस आर्टिकल नंबर 28 में ये लिखा है कि जितने भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट के फंड से चलते हैं उसके अंदर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ आर्टिकल 30 कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसके अंदर वो अपनी लैंग्वेज और अपने रिलीजन के बारे में पढ़ा सकते हैं। और अगर उनको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो सरकार किसी भी हेल्प के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। अब इन दोनों आर्टिकल्स का इम्पैक्ट क्या हुआ? इन दोनों आर्टिकल्स की वजह से जो मदरसा है या मिशनरी स्कूल्स है उनको बढ़ावा मिला, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिली, पर जो गुरुकुल है उनका डिक्लाइन और भी हो गया। यानी कि जो उनके बचे कुचे रास्ते थे फाइनेंशियल हेल्प पाने के वो भी अब बंद हो गए। और इसी वजह से आप आज के टाइम पे सरकारी मदरसा सुनते हो, मदरसा बोर्ड सुनते हो, पर आपने कभी भी सरकारी गुरुकुल नहीं सुना होगा, ना गुरुकुल बोर्ड सुना होगा। तो इस तरह से जो बचे कुचे गुरुकुल थे उनको फाइनेंशियल हेल्प ना होने की वजह से उनके नंबर्स डिक्लाइन होने शुरू हो गए। और यही एक वजह है कि आज जो बच्चे कुछ गुरुकुल्स हैं अभी भी वो भी प्राइवेट संस्था द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि परमार्थ निकेतन, RSS या फिर पतंजलि। अब ये तो थी हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सरकारों ने हमारे गुरुकुल के साथ किया, उनको प्रमोट नहीं किया, बाकी चीज़ों को प्रमोट किया, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। पर हम एज अ सोसाइटी भी तो आज के टाइम पे गुरुकुल को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देना चाहते हैं, तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि हम अपने बच्चों को पंडित थोड़ा बनाना चाहते हैं। तो हमारे दिमाग में ये ऑलरेडी बिठा दिया गया है कि गुरुकुल में तो सिर्फ हमारे रिलीजियस चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, धनुर्विद्या सिखाई जाती है, सिर्फ ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता है। नहीं, हमारे गुरुकुल के अंदर बहुत सारे हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें इस टाइम पे गुरुकुल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का क्या रोल है गुरुकुल सिस्टम को रीएस्टैब्लिश करने में? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फंड ना होने की वजह से गुरुकुल अभी भी बहुत कम होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करें, दूसरा उसको प्रमोट करें। जिस तरह से सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट किया, इस तरह से गुरुकुल को प्रमोट करें ताकि हमारे दिमाग में जो एक गलत छवि बनी हुई है गुरुकुल के प्रति वो ठीक हो, वो जो मानसिकता है हमारी वो ठीक हो गुरुकुल के प्रति। और इसके अलावा सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प और प्रमोशन से कुछ नहीं, बल्कि इसकी डिग्री को या कह सकते हैं इस बोर्ड को भी मान्यता दे। जिस तरह से CBSE बोर्ड को मान्यता दी गई है, मदरसा बोर्ड को मान्यता दी गई है, उसी तरह से गुरुकुल बोर्ड को भी मान्यता दें। इसके अलावा जिस तरह से कुछ कोर्सेज या ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि NCC के कोर्स है या NCC की ट्रेनिंग, जहाँ पर बच्चा कुछ टाइम के लिए NCC के कैंप में जाके ट्रेनिंग या नॉलेज ग्रैब करता है, उसी तरीके से गुरुकुल के कुछ कोर्सेज या ट्रेनिंग जो है वो एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ देने चाहिए, जहां पर बच्चा कुछ टाइम के लिए गुरुकुल में जाके शिक्षा या फिर कुछ स्किल्स को डेवलप कर सकता है।
और एज अ पेरेंट जिस तरह हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनको समर कैंप भेजते हैं, ऐसे ही हमें शॉर्ट टर्म के लिए बच्चों को गुरुकुल विजिट करानी चाहिए, गुरुकुल के अंदर कोर्सेज कराने चाहिए, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, बच्चों के अंदर जो स्किल्स है और एनहांस हो सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर गुरुकुल में भेजे तो भी बच्चे के अंदर वो एनहांस हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि गुरुकुल के अंदर रियल लाइफ बेस्ड स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी जो लीडरशिप स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, या जो इनकी इमोशनल इंटेलिजेंसी है, उसको भी एनहांस किया जाता है। आप देखते हैं ना कि बच्चे छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें गुरुकुल में सिखाई जाती है विद सम केस स्टडी, विद सम प्रोजेक्ट्स। और ये ऐसा नहीं है कि आपको एक किताब से ही ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, ये उनके अनुभवों से, या बच्चा खुद अपने नेचर के साथ रह के वो चीज़ें सीखता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है और कोई भी चीज़ को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी भी एनहांस होती है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो आपके बच्चे के बिहेवियर है उसके अंदर भी आप चेंज देखेंगे। बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है कि किस तरह से गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए, किस तरह से पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए या अतिथि का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा आजकल जो बच्चों में देखा गया है कि बच्चों के अंदर ईगो प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, उनको ना सुनने की आदत नहीं है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी गुरुकुल में काम किया जाता है। सबसे पहले तो जब बच्चा ज़मीन पे बैठता है, ज़मीन पे बैठ के खाना खाता है, ज़मीन पे बैठ के पढ़ता है, तो तभी बच्चे की आधी ईगो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे कि बच्चों की ईगो के ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे एक प्रथा थी, ऑल्दो अब तो वो नहीं है, पर एक प्रथा थी कि स्टूडेंट को भिक्षा लेके खाना होता था, तो जितना उनको मिल जाए उसमें ही उनको अपनी संतुष्टि करनी होती थी। इसमें जब वो भिक्षा मांगता था तो उसकी बची कुची जो ईगो थी वो तो ख़त्म होती ही थी, लेकिन उनको ये भी पता चलता था कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्स में हमें अपने आप को किस तरह से सेटिस्फाई करना है, किस तरह से अपना जीवन यापन करना है। यही चीज़ तो आप देखते हो ना कि जब बियर ग्रिल का शो आता है टीवी पे, तो वो भी तो यही सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको किस तरह से जीना है, और यही चीज़ हमारा गुरुकुल भी सिखाता है। इसके साथ साथ जो आप आजकल पढ़ते हो वैदिक मैथ्स, वैदिक साइंस, वो कहाँ से आया है? वो यहीं से तो हमारे गुरुकुल सिस्टम से तो आया है। गुरुकुल सिस्टम में ओरल एजुकेशन दी जाती थी, तो यहाँ पर ओरली कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ये सिखाया जाता है। इसके अलावा गुरुकुल में इक्वालिटी पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है, जैसे कि जहाँ पर राजा का बेटा पढ़ रहा है वहीं किसान का बेटा भी पढ़ रहा है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेते हैं कृष्ण और सुदामा का, दोनों ही एक ही गुरुकुल से पढ़े लिखे थे। आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बताएं कि जहाँ पर एक बहुत ही अमीर का बेटा पढ़ रहा है, क्या वहाँ पर ही गरीब का बेटा पढ़ सकता है? तो यहाँ पर इक्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इक्वालिटी से ही हार्मनी आती है, और हार्मनी हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जहाँ पर इंडिया में गुरुकुल के नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे थे, वैसे ही एक अमेरिका में टेक्सास के अंदर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला गया, और बहुत छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बल्कि बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट ने, जिनका नाम एलन मस्क है। अब आप जानते तो होंगे एलन मस्क का नाम। इन्होंने 2014 में एड एस्ट्रा करके एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला ताकि उनके स्पेस एक्स में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चे वहां पर आके पढ़ सकें। बाद में जब ये इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया और बाहर के कुछ छात्र आके यहाँ पर पढ़ना चाह रहे थे, तब उन्होंने उनके लिए भी ये ओपन कर दिया, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया एस्ट्रानोवा। इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है कि उनकी बरसों से चली आ रही ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से हटके वो एक प्रैक्टिकल स्किल्स या प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दे। जैसे कि वहाँ पर एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, स्पेस या फिर टीम वर्क के बारे में सिखाया जाता है,
इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी नॉलेज जो उनको लगता है कि फ्यूचर में बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तो वो सारी नॉलेज बच्चों को दी जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गुरुकुल और इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलती जुलती है। अब वो कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस तरह से गुरुकुल सिस्टम में उम्र से यानी कि एज से शिक्षा का कोई संबंध नहीं था। आपको कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एलन मस्क के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसका एज से यानी शिक्षा का एज से कोई रिलेशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। जैसे आजकल के मॉडर्न एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड एंड सो ऑन। ऐसे ही वहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको पहले ये स्टैंडर्ड पास करना है, उसके बाद ही हम आपको ग्रेड सिस्टम के हिसाब से नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भेजेंगे। वहाँ पर ग्रेड सिस्टम ही नहीं है। ऐसे ही गुरुकुल के अंदर कोई ग्रेड सिस्टम नहीं होता था। आपका जो एग्जामिनेशन होता था वो इसके ऊपर बेस्ड होता था कि आपको कितनी नॉलेज मिली है। ऐसे ही एलन मस्क के स्कूल के अंदर होता है कि यहाँ पर देखा जाता है, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ केस स्टडीज़ दी जाती है और उसको अगर आप सॉल्व करके लाते हो उन केस स्टडीज़ को या फिर कोई प्रोजेक्ट बना के लाते हो तो उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज हुई है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही सिस्टम में रियल लाइफ बेस्ड एजुकेशन दी जाती है और साथ के साथ यहाँ पे आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे कि टीम वर्क स्किल्स हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, इस तरह के स्किल्स को। अब ये एलन मस्क का स्कूल बहुत ज़्यादा अमेरिका में पॉपुलराइज हो रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज भी करी है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजना चाहोगे, तो आपका आंसर हाँ ही होगा। तो अगर आप अपने बच्चे को इस इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं, तो अगर हमारे इंडिया में ऐसा ही कोई एजुकेशन सिस्टम बन जाए तो क्यों नहीं आप उस एजुकेशन सिस्टम में भेजोगे अपने बच्चे को। और उस एजुकेशन सिस्टम का नाम है गुरुकुल। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि आज जो हम ड्रॉबैक्स देख रहे हैं हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं हमारे बच्चों के अंदर, उसका सॉल्यूशन है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, जिसने कि पतंजलि, आर्यभट्ट जैसे महान गुरुओं को, महान विद्वानों को बनाया है। तो अब हम इस वीडियो को यही विराम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको मालूम है कि आपके आसपास कौन से अच्छे गुरुकुल हैं जो अभी भी हमारे इंडिया में चल रहे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी व्यूअर्स इस कमेंट को भी पढ़ रहे हैं, तो उन कमेंट्स से उनको पता चले कि अभी कौन कौन से गुरुकुल इंडिया के अंदर है, ताकि वो अगर अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देना चाहे तो वो दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।